अगर हम एक पल के लिए आंखें बंद करें और भारतीय सिनेमा की किसी बहुत ही ऐतिहासिक किसी बड़े ब्लॉकबस्टर पल को याद करें तो जहन में क्या आता है? शायद 90 के दशक का वो दृश्य जहां पंजाब के हरे भरे सरसों के खेतों के बीच एक हीरो बाहें फैलाए खड़ा है। हाँ, और बैकग्राउंड में एकदम सुरीली और सुकून देने वाली धुन बज रही है। बिल्कुल। या फिर दूसरी तरफ आज के सिनेमा का वो दृश्य देखिए जहां हीरो की एंट्री होते ही थिएटर के स्पीकर किसी कान फोड़ू बीजीएम से कांपने लगते हैं। एकदम गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं और ग्रेविटी के तो सारे नियम ही जैसे खत्म हो चुके हैं और हीरो अकेले ही दर्जनों गुंडों को पीट रहा है। सही कहा। ये दोनों ही छवियां अपने अपने दौर की सच्चाई हैं। एक तरफ वो ठहराव है, एक पारिवारिक मिठास और मासूमियत है जिसने एक पूरी पीढ़ी को रुलाया और हंसाया भी। हाँ, और दूसरी तरफ आज का वो विशुद्ध मास इमोशन है जो पर्दे पर किसी लॉजिक या साइंस के नियम की परवाह नहीं करता, बस सीधा दर्शकों की नसों में एड्रेनालिन दौड़ा देता है। बिल्कुल, और इसी दिलचस्प विरोधाभास ने हमें आज की इस गहन चर्चा की ओर मोड़ा है। एकदम। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम इस बात का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि उस शांत और पारिवारिक दुनिया से निकलकर हम धुरंधर जैसी फ्रेंचाइजी के उस सीटी मार और शोरगुल वाले ब्रह्मांड तक कैसे पहुंच गए। ये सिर्फ फिल्मों का सफर नहीं है, ये भारतीय दर्शकों की बदलती हुई नब्ज का सफर है। और इस सफर को समझने के लिए हमारे पास शुभ्रा गुप्ता की मशहूर किताब 50 फिल्म्स दैट चेंज्ड बॉलीवुड के कुछ बहुत ही शानदार हिस्से हैं। और साथ ही हाल ही में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो मास एक्शन फिल्म है ना, धुरंधर 1 और 2, उसकी सफलता की एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी भी है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1991 के उस दौर में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन ने दस्तक दी थी। वो दौर काफी उथल-पुथल वाला था। विदेशी ब्रांड्स भारत के बाजारों में आ रहे थे, छतों पर केबल टीवी के एंटीना लग रहे थे। हाँ, और एमटीवी का जो म्यूजिक था वो युवाओं की जबान पर चढ़ रहा था। हमारा पुराना हिंदी सिनेमा धीरे धीरे एक चमकदार बॉलीवुड में बदल रहा था। और स्रोत इस बात की तरफ बहुत साफ इशारा करते हैं कि 1995 में आई डीडीएलजे ने इस पूरे बदलाव को एक बहुत ही बढ़िया और सलीके वाले पैकेज में बांधकर पेश किया। लेकिन डीडीएलजे से पहले तो 70 और 80 के दशक में बॉबी या क्यामत से क्यामत तक जैसी फिल्में चलती थी ना, जिनका मूल स्वर एकदम विद्रोह वाला होता था। बिल्कुल, प्रेमी जोड़े अपने क्रूर समाज और परिवारों से लड़ते थे, घर से भाग जाते थे। लेकिन 90 के दशक के बीच में जब बाहर से इतनी पश्चिमी संस्कृति आ रही थी तो लोगों के अंदर अपनी जड़ों को खोने का एक गहरा डर भी पनप रहा था। एक तरफ हम लिवाइस की जीन्स भी पहनना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जताना चाहते थे कि हम अपने संस्कार नहीं भूले हैं। एग्जैक्टली। यही वो नब्ज थी जिसे डीडीएलजे ने पकड़ा। इसने बगावत को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पारिवारिक मंजूरी वाले प्यार को एक नया आदर्श बना दिया। हाँ, फिल्म का हीरो राज भले ही लंदन में पला बड़ा है, बियर पीता है, लेदर जैकेट पहनता है, लेकिन वो साफ कर देता है कि वो सिमरन को भगाकर नहीं ले जाएगा। वो बाबूजी का दिल जीतेगा और उनके हाथ से सिमरन का हाथ मांगेगा। और इस चीज ने दर्शकों को, खास तौर पर उन एनआरआई दर्शकों को जो विदेशों में बैठकर अपनी भारतीयता को मिस कर रहे थे, एक बहुत बड़ा इमोशनल दिलासा दिया। एक तरह का कल्चरल बैंडेड था ये, और इसी फॉर्मूला को कुछ कुछ होता है ने तो जैसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। शुभ्रा गुप्ता की किताब में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। हाँ, उस किताब के अनुसार इस फिल्म ने परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जो दिखने में एकदम वेस्टर्न था, लेकिन स्वाद में पूरी तरह देसी। कॉलेज के वो युवा जो सिर से पैर तक गैप या टॉमी हिलफिगर जैसे महंगे विदेशी ब्रांड्स पहने होते थे, वो भी स्क्रीन पर अचानक से पूरी श्रद्धा के साथ भजन गाने लगते थे। ये एक बहुत ही सोची समझी सिनेमाई रणनीति थी। ये दर्शकों को बता रही थी कि मॉडर्न दिखने का मतलब अपनी परंपराओं से कटना नहीं है। हाँ, आप दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड पहनकर भी पूरी तरह संस्कारी हो सकते हैं। इस दौर ने पारिवारिक मूल्यों को एक बहुत ही डिजाइनर और चमकदार कवर में लपेट दिया। सही कहा। मैं तो इसे ऐसे देखती हूँ जैसे डीडीएलजे और कुछ कुछ होता है उस चमचमाती नई इंपोर्टेड कार की तरह थे, जिसका इंजन और स्टीयरिंग पूरी तरह से देसी था। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। बाहर से देखने में एकदम मॉडर्न, लेकिन अंदर बैठो तो वही पुरानी पारिवारिक भावनाएं। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है।
इस डिजाइनर दुनिया में जहां सब कुछ इतना महंगा और परफेक्ट था, वो आम दर्शक कहाँ था? वो दर्शक जो सड़क पर चलता था। हाँ, जिससे इस इम्पोर्टेड कार में बैठने का मौका नहीं मिल रहा था, वो खुद को स्क्रीन पर कहाँ खोज रहा था? उसी आम दर्शक की बेचैनी से एक नए तरह के सिनेमा का जन्म हो रहा था। जब एक तरफ एनआरआई रोमांस चल रहा था, तभी रंगीला भी आई। अरे हाँ, 1995 वाली रंगीला। उसमें आमिर खान का किरदार मुन्ना कोई लंदन रिटर्न अमीर ज्यादा नहीं था। वो मुंबई की सड़कों का एक ठेठ टपोरी था। वो पीले रंग की भड़कीली पैंट शर्ट पहनना, गले में रुमाल बांधना और एकदम बम्बैया भाषा में बात करना। बिल्कुल, उसने सड़क के उस आम लड़के को स्क्रीन का हीरो बना दिया, जो सिनेमा की टिकट ब्लैक करता है, जो बड़े होटलों में जाने से झिझकता है और जिसे 5 स्टार रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड भी समझ नहीं आता। वो उस घुटन को तोड़ रहा था जो शायद बहुत ज्यादा परफेक्ट सिनेमा से पैदा हो रही थी। और इसी कड़ी में श्रोत गोविंदा का भी बहुत जिक्र करते हैं। हाँ, हीरो नंबर 1 और उनकी बाकी फिल्मों ने गोविंदा को सच में एवरी मैन यानी आम आदमी का चेहरा बना दिया। किताब में गोविंदा की जो तुलना महान किशोर कुमार से की गई है, मुझे लगता है वो बहुत सही है। गोविंदा के पास कोई टिपिकल माचो हीरो वाली बॉडी नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसे दिखते थे जैसे लोकल ट्रेन में सफर करने वाला कोई भी आम इंसान हो। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके अजीब लेकिन ऊर्जा से भरे डांस स्टेप्स दर्शकों को सीधे जोड़ते थे। और जब वो पर्दे पर आकर किराए के मकान का झगड़ा या नौकरी की तलाश जैसी परेशानी अपनी मुस्कान से सुलझाते थे, तो आम दर्शक को उसमें अपनी ही परेशानी हल होती दिखती थी। तो 90 के दशक का वो ऐसा समय था जहां एक ही मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन में एक तरफ डिजाइनर रोमांस चल रहा था और दूसरी तरफ सड़क छाप टपोरी और आम आदमी की कॉमेडी। लेकिन इस चकाचौंध और हंसी मजाक के समानांतर एक और दुनिया आकार ले रही थी जो बहुत डार्क थी, जिसने बॉलीवुड के पुराने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आप यथार्थवाद या रियलिज्म वाले सिनेमा की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोत बताते हैं कि 1996 में बैंडिट क्वीन ने रियलिज्म के नाम पर पर्दे से सारी चमक ही खुरच कर निकाल दी। थैंक यू। शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन एक जरूरी झटका। इससे पहले बॉलीवुड में डाकुओं को बड़ा रोमांटिक दिखाया जाता था, जैसे शोले के गब्बर सिंह या मदर इंडिया के डाकू। घोड़ों पर सवार, भारी भरकम डायलॉग और उनकी अपनी एक शान होती थी। एक तरह का आकर्षण होता था। लेकिन बैंडिट क्वीन ने इस झूठे तिलिस्म को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसमें कोई ग्लैमर नहीं था। चंबल के बीहड़ों में जाति और लिंग के आधार पर होने वाली क्रूरता को एकदम खौफनाक तरीके से दिखाया गया। चेहरे धूल और पसीने से सने हुए थे और भाषा एकदम असली, खुरदरी और कड़वी थी। शोषण और बदले को इतनी सच्चाई से दिखाया गया कि दर्शक सिनेमाघर में सच में सिहर उठे। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक शिफ्ट मुंबई के अंडरवर्ल्ड को दिखाने के तरीके में भी आया था। 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की सत्या ने तो अंडरवर्ल्ड की पूरी ग्रामर ही बदल दी। एकदम। सत्या से पहले के डॉन महलों जैसी गुफाओं में रहते थे, हाथ में विस्की का ग्लास लिए थिएटर के नाटक जैसे डायलॉग बोलते थे। लेकिन सत्या का अंडरवर्ल्ड मुंबई की आम कीचड़ भरी सड़कों पर पलता था। वो भीखू महात्रे का किरदार याद है? बिल्कुल। समंदर किनारे चट्टान पर खड़ा होकर चिल्लाता है, मुंबई का किंग कौन? वो बाहर से बिल्कुल आम जीवन जीता है, सड़क किनारे ढाबे पर खाना खाता है, बारिश में भीगता है, अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर लड़ता है। लेकिन वही इंसान पलक झपकते ही किसी की क्रूर हत्या भी कर देता है। अपराध को आम जनजीवन के इतने करीब देखकर जो डर पैदा होता है, वो सत्या की सबसे बड़ी जीत थी। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि असली खौफ बड़े बड़े सेट से नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई हिंसा से पैदा होता है। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगर दर्शक इतनी डार्क और परेशान करने वाली कहानियां पसंद कर रहे थे, तो क्या जो बड़े मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इस यथार्थवाद को बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिश नहीं की? अरे बिल्कुल कोशिश हुई, और बहुत कामयाब कोशिशें हुई। 90 के दशक के आखिर में मेन स्ट्रीम सिनेमा ने भी यथार्थवाद को बड़े कैनवस पर जगह दी। भारत के उग्रवाद और आतंकवाद जैसे विषय को एक प्रेम कहानी की चादर में लपेटकर बहुत साहसिक तरीके से उठाया। उस फिल्म में जो अकेलापन और राजनीतिक उथल-पुथल थी, वो सच में उस समय के समाज का एक अक्स थी। और वहीं जख्म ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव की परतों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उकेरा। और मुझे लगता है जेपी दत्ता की बॉर्डर भी इसी बड़े कैनवास वाले यथार्थवाद का हिस्सा थी। हाँ, 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर बनी इस फिल्म ने पहली बार हिंदी सिनेमा में युद्ध की वास्तविक भयावहता को दिखाया। उससे पहले के युद्ध के दृश्य बहुत बनावटी लगते थे, लेकिन बॉर्डर में गोलियों की आवाज,
टैंकों की गड़गड़ाहट, रेत में धंसते हुए सैनिक, वो एकदम सजीव हो गया था। हालांकि उसमें बॉलीवुड का मेलोड्रामा भी था, लेकिन युद्ध की जो मिट्टी और खून की महक थी वो बहुत असली थी। तो अगर हम 90 के दशक और 2000 की शुरुआत को देखें तो ये एक बहुत ही संतुलित दौर लगता है। पारिवारिक फिल्में भी थीं, आम आदमी की कॉमेडी भी थी और समाज की कड़वी सच्चाइयों का आईना भी था। लेकिन अब जब हम इस चर्चा को आज के बॉक्स ऑफिस पर लाते हैं तो लगता है जैसे पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है। बिल्कुल, वो बारीकियां, वो गहरे मनोवैज्ञानिक किरदार, वो सब पीछे छूट गए हैं। आज पूरा फोकस मास एक्शन और एक ऐसा सिनेमा बनाने पर है जो बस कान के पर्दे फाड़ दे। स्रोतों में दी गई धुरंधर 1 और 2 की केस स्टडी इस नए दौर के मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से खोलती है। धुरंधर फ्रेंचाइजी की कहानी तो अपने आप में आज के सिनेमाई व्यवसाय की एक पूरी क्लास है। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो आलोचकों ने इसे लगभग खारिज ही कर दिया था ना। हाँ, समीक्षाएं कह रही थीं कि कहानी में कोई गहराई नहीं है, प्लॉट बहुत कमजोर है और इसके एक्शन दृश्य इतने ओवर द टॉप हैं कि उन पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन इन सारी आलोचनाओं के बावजूद टियर 2 और टियर 3 शहरों में और सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में ये फिल्म एक सुनामी की तरह आई और भयंकर हिट साबित हुई। तो वो कौन सा जादू था जो आलोचकों को नहीं दिखा? वही तो। स्रोत इसका पूरा श्रेय एक बहुत ही खास फॉर्मूले को देते हैं, हीरो एलिवेशन। यानी हीरो को एक आम इंसान से उठाकर किसी देवता जैसी ऊंचाई पर बिठा देना। और उसके साथ दमदार डायलॉग्स और वो रोंगटे खड़े कर देने वाला बीजीएम। फिल्म का सिर्फ एक उद्देश्य था, ये दिखाना कि कैसे एक अकेला आदमी पूरे भ्रष्ट सिस्टम को अपने दम पर उखाड़ फेंकता है। इस तंत्र को गहराई से समझना जरूरी है। जब धुरंधर 2 आई तो निर्माताओं ने पहली फिल्म की सफलता से ये सीख ली थी कि दर्शकों को कहानी की परवाह नहीं है, उन्हें अनुभव चाहिए। इसलिए उन्होंने दूसरे भाग में इस फॉर्मूले को 10 गुना बड़े पैमाने पर पेश किया। एक्शन का स्तर इतना बढ़ा दिया जो लॉजिक की हर सीमा पार कर गया। विलन को और ज्यादा खूंखार बना दिया और भावनाओं को इतना अतिरंजित कर दिया कि वो सीधे दिल पर वार करें। नतीजा ये हुआ कि जो फिल्म शायद सिनेमाई कला के पैमाने पर औसत थी, वो बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर बन गई। बिल्कुल। ये तो कुछ ऐसा है जैसे फिल्म आलोचक स्टेडियम में बैठ के शतरंज का खेल देखने की उम्मीद कर रहे हों और हर चाल में लॉजिक खोज रहे हों। हाँ, जबकि दर्शक एक T20 क्रिकेट मैच देखने आए हैं। एकदम। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि छक्का कब लगेगा। उन्हें तर्क नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ ताली और सीटी बजाने का मौका चाहिए। तो ऐसे में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है। वो क्या? क्या कंटेंट यानी कहानी, प्लॉट का अब सिनेमा में कोई मतलब ही नहीं रह गया है? क्या सिर्फ शोर, एक्शन और बीजीएम ही सफलता की गारंटी है? देखिए, ये कहना कि कंटेंट मायने नहीं रखता पूरी तरह से गलत होगा, लेकिन हमें कंटेंट की इस नई परिभाषा को समझना होगा। आज के मास सिनेमा में कंटेंट का मतलब कहानी की जटिलता नहीं है। तो फिर सफलता का नया सूत्र क्या है? सूत्र बहुत ही स्पष्ट है, मास इमोशन प्लस हीरो कनेक्ट। अगर एक आम दर्शक कुर्सी पर बैठ के महसूस करता है कि ये हीरो हमारा है और उसने उस भ्रष्ट सिस्टम को हिला दिया है जो हमें रोज सताता है, तो कहानी में लॉजिक काम होने पर भी वो फिल्म ऐतिहासिक हिट हो जाती है। एकदम। इस बात में बहुत दम है। असल जिंदगी में आम आदमी ट्रैफिक पुलिस के भ्रष्टाचार से लेकर बॉस तक से परेशान है। वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब वो स्क्रीन पर अपने लार्जर देन लाइफ हीरो को एक घूंसे में 50 भ्रष्ट लोगों को हवा में उड़ाते देखता है तो उसे सुकून मिलता है। एक तरह का कथारसिस होता है। दर्शक को लगता है जैसे स्क्रीन पर उसकी अपनी ही लड़ाई लड़ी जा रही है और वो जीत रहा है। और यही वो कथारसिस है जिसे आज के फिल्म निर्माता भुना रहे हैं। ये सिनेमा दिमाग के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से सीटियों, तालियों और एड्रेनलिन रश के लिए बनाया जाता है। और फिल्म मेकर्स भी अब ये बात समझ चुके हैं कि उन्हें ये फिल्म आलोचकों के लिए नहीं बनानी है। उनका लक्ष्य वो पब्लिक है जो थकान मिटाने के लिए थिएटर को एक जश्न की जगह मानकर आती है। फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही टीजर और सोशल मीडिया के जरिए जो एक हाइप बनाया जाता है, वो थिएटर के अनुभव को एक त्योहार में बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा को एक साथ समेटें तो ये साफ हो जाता है कि भारतीय सिनेमा का ये सफर कितना विविध और चौंकाने वाला रहा है। हमने DDLJ के उन सुरक्षित और डिजाइनर आदर्शों से शुरुआत की थी जहां प्यार के लिए परिवार की मंजूरी सबसे बड़ी चीज थी। फिर हम सत्या और बैंडिट क्वीन की उन क्रूर असली सड़कों से गुजरे जहां सिनेमा ने समाज को उसका असली चेहरा दिखाया। और अब आज हम धुरंधर जैसी फिल्मों के उस सीटी मार थिएट्रिकल अनुभव तक आ पहुंचे हैं जहां हीरो की एक एंट्री पर सिनेमा घर स्टेडियम बन जाते हैं। और ये सफर सिर्फ फिल्मों का इतिहास नहीं है, ये हमारे समाज के,
मनोविज्ञान का इतिहास है। सुनने वालों के नजरिए से देखें तो आज के दर्शक का मिजाज बहुत जटिल हो गया है। हाँ, वो एक ही समय में दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें चाहता है। एक तरफ वो लार्जर देन लाइफ हीरो को बुराई पर जीतते हुए देखना चाहता है, जहां कोई लॉजिक ना हो, और दूसरी तरफ वो गहरी और विचारशील कहानियों की भी तलाश में रहता है जो उससे सोचने पर मजबूर करें। दर्शकों की ये दोहरी पसंद ही आज के पूरे मनोरंजन उद्योग को आकार दे रही है। सिनेमा हमेशा से हमारे समाज का आईना रहा है और ये आईना वही दिखाता है जो भीड़ देखना चाहती है। लेकिन इन सारे स्रोतों के इस पूरे सफर को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा विचार जरूर पैदा होता है। जिस तरह से आज के समय में थिएटर्स में मास और कान फोड़ू ब्लॉकबस्टर फिल्मों का कब्जा हो रहा है, हाँ। और दर्शक सिर्फ इवेंट फिल्मों के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में शांत, गहरी और यथार्थवादी कहानियों के लिए सिर्फ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी OTT ही बचेंगे? ये सिनेमा के भविष्य को लेकर सबसे बड़ी बहस है। क्या ऐसा समय आ रहा है जब सिनेमाघर केवल हूटिंग करने और एक कान फोड़ू जश्न मनाने तक सीमित रह जाएंगे? और जो सिनेमा इंसान के मन की गहराइयों को छूता है, वो सिर्फ हमारे घर के कमरों तक सिमट जाएगा? क्या वो 90 के दशक के शांत सरसों के खेत, जहां प्यार का इजहार करने के लिए सिर्फ एक धीमी सी धुन काफी होती थी, अब सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन की विरासत रह जाएंगे? सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी सिनेमा घर की टिकट खरीदी जाए तो ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वहां एक शांत कहानी की उम्मीद की जा रही है या फिर किसी क्रिकेट स्टेडियम जैसे माहौल में बस छक्के पर ताली बजाने की तैयारी है। इसी खुले विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि जानने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।